हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि ध्वनि में जो आपका शोर होता है और म्यूजिक यानी संगीत होता है, इनमें फर्क क्या है। कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम। क्या कभी जो म्यूजिक है, जो ध्वनि है, या जो आपका संगीत है, वो क्या कभी शोर बन सकता है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कैसी साउंड होती है जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, प्लीजेंट साउंड होती है, जैसे वाद्य यंत्रों की आवाज। तो ये आपके म्यूजिक होती है। नॉइज की बात की जाए तो नॉइज क्या होती है, अनप्लीजेंट साउंड, यानी ऐसी ध्वनियां जो अवांछित होती है, जिसे आप जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, और ये शोर शराबे के कारण उत्पन्न होती है। कई बार जो है म्यूजिक भी नॉइस बन जाता है जब उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज हो जाए, उसमें जो आपका सुर ताल है वो गड़बड़ हो जाए, तो वो नॉइस का रूप ले लेते हैं, यानी शोर का रूप ले लेते हैं। अब हम आंसर की बात करते हैं। तो आपका जो आंसर होगा म्यूजिक इज साउंड विच इज प्लीजेंट टू हियर। यानी म्यूजिक या जो आपकी संगीत है वो ऐसी ध्वनि होती है जो हमारे कानों को अच्छी लगती है। साउंड फ्रॉम फ्लूइड्स, पियानो है, वायलिन है, इनसे जो निकलती है वो प्लीजेंट साउंड होती है। यानी कैसी होती है, आप जो है अच्छी ध्वनि होती है जो हमें अच्छी लगती है। नॉइस आर साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू हियर। शोर की बात करें तो ऐसी ध्वनि होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है। Yes, sometime when the music is played at high volume, it becomes noise. यानी कई बार अगर म्यूजिक को जो है संगीत को बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे उत्पन्न किया जाए या बहुत ज्यादा तेज हो जाए, तो वो नॉइज का रूप यानी शोर का रूप ले लेती है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। यानी आपके जो वातावरण है, आपके आसपास कौन कौन से जो है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं वो आपको बताएं। ठीक है, तो हमारे आसपास ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे आपकी कार बस का जो है हॉर्न हो गया, ठीक है, जो आपके लाउड स्पीकर होगी उनकी आवाज होगी। ज्यादा तेज में अगर टेलीविजन चलाया जाए, टीवी चलाया जाए, उसकी आवाज, मिक्सचर ग्राइंडर की आवाज, जो फैक्ट्रियों की सायरन की आवाज होती है, तो ये सारे नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, नॉइज पोल्यूशन सोर्सेज आर, यानी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। पहला है बस एंड कार हॉर्न, यानी बस और कार का हॉर्न। दूसरा है फायर क्रैकर एंड लाउड स्पीकर। तीसरा है हाई वॉल्यूम इन टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर, यानी जो आपके ट्रांजिस्टर या रेडियो होते हैं या टेलीविजन होते हैं, उनमें जो उच्च आवाज है, बहुत तेज आवाजें हैं। फिर है मिक्सचर्स एट होम, जो मिक्सचर ग्राइंडर हमारे घरों में होते हैं। और नेक्स्ट है सायरन फ्रॉम फैक्ट्री, यानी जो फैक्ट्री से सायरन की आवाज आती है वो। तो ये सारे के सारे आपके नॉइज पोल्यूशन के यानी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन।
यानी आपको बताना है कि किस प्रकार से जो ध्वनि प्रदूषण है वो मानव के लिए हार्मफुल है यानी हानिकारक। अब जैसे कि हमने जब जो है बात की थी ध्वनि प्रदूषण के नुकसान की, तो हमने देखा था कि जो ध्वनि प्रदूषण है ये मानव यानी जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। जैसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण के एक्सपोजर में आए तो स्ट्रेस हो सकता है, तनाव हो सकता है, हमें सिर दर्द हो सकता है, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ तक कि हमारा हियरिंग लॉस यानी हम सुनना जो है वो कम हो सकता है। अब हम इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। A number of health issues are associated with noise pollution यानी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जो कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े हैं। दे आर एज फॉलो, ये निम्नलिखित हैं। पहला है ए स्ट्रेस यानी तनाव, बी हेडेक यानी सिरदर्द, सी हियरिंग लॉस यानी सुनने में प्रॉब्लम जो होती है यानी जो अश्राव्यता जिसे आप कहते हैं, इंसोमिनिया यानी नींद ना आना और हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। तो ये कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो कि नॉइस पोल्यूशन के कारण हो सकते हैं। इसे आप नोट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। क्या कहा गया है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने घर खरीदा है और उनको जो है घर ऑफर हुए हैं। एक जो है वो रोड के किनारे है, दूसरा रोड से 3 लेन दूर। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय, यानी इनमें से कौन सा जो घर है वो अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि वो खरीदे। एक्सप्लेन योर आंसर, तो इसका जो है आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं घर की, तो जो घर रोड के किनारे होगा तो ऑब्वियसली बात है रोड में ट्रैफिक चलेगा तो काफी शोर शराबा यहाँ पे आपको सुनाई देगा यानी नॉइस। वहीं वो घर जो कि रोड से कुछ दूरी पर है, 3 लेन की दूरी पर है, वहां तक साउंड जो है ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी, वहां तक ध्वनि ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी, जिस कारण वहां पे आप बिल्कुल शांति से रह सकते हैं और आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है आपको अपने पेरेंट्स को कहना चाहिए कि वो घर जो रोड से 3 लेन दूर है उसे वो खरीदे, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए भी सही रहेगा। अब आंसर की बात करते हैं तो आंसर आप लिखेंगे, आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स बाय अ हाउस 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड, यानी मैं ये कहूंगी अपने पेरेंट्स को कि वो जो है एक घर खरीदे जो कि रोड से 3 लेन दूर हो। बिकॉज हाउस ऑन द रोड साइड वुड बी मच नॉइसी, क्योंकि वो घर जो कि रोड के पास होगा वो बहुत नॉइसी होगा, यानी वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होगा। कहाँ पर? दिनों में भी और रात को भी। ठीक है। Whereas a house 3 lanes away would be comparatively quieter, वहीं ऐसा घर जो कि 3 लेन दूर होगा वो थोड़ा शांत होगा। The intensity of noise decreases with the distance between source and the listener. तो क्या होता है, जैसे जैसे सोर्स और लिसनर के बीच की दूरी को जो है कम किया जाता है उतना ज्यादा नॉइस की इंटेंसिटी बढ़ती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको जो घर है वो 3 लेन दूर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए।
अगला आपका प्रश्न है, स्केच लैरिंक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। स्वर यंत्र का रेखाचित्र बनाइए और इसके कार्य को अपने शब्दों में समझाइए। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि लैरिंक्स क्या होता है और इसका फंक्शन आपको बताना है कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका कार्य क्या होता है। तो इस तरीके से आप लैरिंक्स का जो है फिगर बना देंगे। ठीक है, ये आपका लैरिंक्स है जिसे आप क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये आपका क्या है, ट्रकिया है, और ये आपका बीच में वोकल कॉर्ड। अब हम आंसर की बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लैरिंक्स क्या है, एक वॉइस बॉक्स होता है और इसी के कारण हम बोल पाते हैं या ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। लैरिंक्स में दो वोकल कॉर्ड्स होती है और उसके बीच में एक स्लिट होता है, पतला सा स्लिट होता है जिससे हवा पास होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि की या वॉइस की जो क्वालिटी है वो इन वोकल कॉर्ड्स के ऊपर निर्भर करती है। ये जितनी टाइट या लूज होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है वॉइस यहाँ पे होगी। ठीक है, लैरिंक्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, यानी लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये क्या है, ये जो है विंड पाइप के ऊपरी हिस्से पर मौजूद है। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for passage of air. अब क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड होती है वो खिंची हुई होती है और उसके बीच में एक स्लिट होती है, पतली सी स्लिट पास होती है। When lung force air through the slit, the vocal cord vibrate. अब क्या होता है, जब बोलते हैं हम तो हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो हवा का प्रेशर लगाते हैं और वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, कंपन करते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड, और क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। अब जो मसल्स होती हैं, जो वोकल कॉर्ड से मसल्स जुड़ी होती हैं, वही इसको टाइट और लूज करती हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different from that they are loose and thick. तो जो वोकल कॉर्ड है अगर वो टाइट होंगी और वो पतली होंगी तो उनकी वॉइस की क्वालिटी अलग होगी, और अगर वो ढीली होंगी और मोटी होगी तो अलग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। स्वर यंत्र को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रवण नली के ऊपरी सिरे पर होती है। दो वोकल कॉर्ड को वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र में इस तरह से फैलाया जाता है कि यह हवा के पारित होने के लिए उनके बीच एक संकीर्ण भट्टा छोड़ देती है। जब फेफड़े इसके माध्यम से हवा को बल देते हैं तो स्वर रज्जु कंपन करती है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। स्वर रज्जुओं के से जुड़ी मांसपेशियां स्वर रज्जुओं को कड़ा या ढीला बना सकती है। जब स्वर यंत्र कड़े या पतले होते हैं तो आवाज का प्रकार या गुणवत्ता उस समय से भिन्न होती है जो जब वे ढीले और मोटे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, आप उसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम। यानी जो लाइटनिंग और थंडर है ये एक ही समय जो है स्काई में होता है, आसमान में होता है।
एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस, और उतनी ही मतलब सेम ही दूरी पर हमसे होता है। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। लाइटनिंग हमें पहले दिखता है और थंडर हमें बाद में सुनाई देता है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? ठीक है, यानी आपको व्याख्या करनी है कि क्यों ऐसा होता है। आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट एक ही समय में और एक ही समान दूरी से होती है। बिजली पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी लाइट होती है, प्रकाश होता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है साउंड। इस कारण हमें जो है लाइट पहले दिखती है और साउंड बाद में सुनाई देता है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, यानी जो प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से ज्यादा होती है। Thus, due to more speed of light, it reaches us before sound. अब स्पीड ज्यादा होती है इसलिए ये हम पर पहले पहुंचता है। So lightning is seen earlier and thunder is heard later. तो लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देता है, थंडरिंग हमें बाद में सुनाई देती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। इस प्रकार प्रकाश की गति अधिक होने के कारण वह ध्वनि से पहले हम तक पहुंच जाता है। इसलिए बिजली पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है साउंड, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।